हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का पी ब्लॉक का तत्व। ओके, क्लास 12th का जो एक लेसन है जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसकी आज शुरुआत करेंगे और इस शुरुआत में सबसे पहले हम लोग वर्ग 15 के तत्व से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले है क्या कि पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहेंगे किसी तत्व को, ये पी ब्लॉक में ही क्यों आ रहा है, इस बात का पता हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई तत्व पी ब्लॉक का है या फिर ए ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक का है, ये कैसे हम पता करें, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। ओके, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो चलो सोडियम की बात कर लें। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में गया? एस में। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो था वो किस उपकक्षा में गया? एस में। ओके, तो एस में जाने की वजह से यहां पर हम लोग कहेंगे कि ये जो सोडियम तत्व होगा वो एस ब्लॉक का होगा। ओके, सोडियम तत्व जो होगा वो किस ब्लॉक का होगा? तो एस ब्लॉक का होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, चलो एक ले लेते हैं पोटासियम। पोटासियम की बात करें तो पोटासियम कितना है? ये 19 है। तो इसकी बात कर ले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। फिर से देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में आया है? तो एस उपकक्षा में आया, मतलब पोटेशियम भी किस ब्लॉक से होगा? तो एक आपका आंसर क्या होगा? तो एस ब्लॉक से होगा। ओके, फिर आगे इसी प्रकार से एक और हम ले, यहाँ पर मान लेते हैं नाइट्रोजन की बात कर ले हम लोग। तो नाइट्रोजन की बात करें तो परमाणु संख्या इसका 7 है। तो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक में गया है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षक में गया। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है, ओके, वो किस ब्लॉक से है? तो पी ब्लॉक से है। ओके, नाइट्रोजन पी ब्लॉक से है। इसी प्रकार अगर कार्बन की भी बात कर ले तो कार्बन की बात करें तो ये आपका 1s2 2s2 2p2 ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम में कौन सा कक्षा आया है? उपकक्षा आया। तो पी उपकक्षा आया है, मतलब कहेंगे कि ये किस ब्लॉक का है? तो ये पी ब्लॉक का है। ओके, ये तत्व किस ब्लॉक का है? तो ये पी ब्लॉक का है। और इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व का निर्धारण करेंगे कि वो किस ब्लॉक में रहता है या किस ब्लॉक का वो सदस्य है। इस बात का निर्धारण हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ओके, समझ में आ गई होगी आपको बात। अब हम लोग बात करें कि पी ब्लॉक में कहां से कहां तत्व पाए जाते हैं, यानी किस वर्ग से किस वर्ग तक। वर्ग किसको कहते हैं? ओके, आवर्त सारणी में जो लंबवत आपका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं, सॉरी वर्ग कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग ग्रुप भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि पी ब्लॉक में कहां से कहां पाए जाते हैं। तो पी ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक जो होता है ये पी ब्लॉक में आता है। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक ये कहां आता है? तो पी ब्लॉक में आता है। अब हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है आगे की, यानी कि वर्ग 13, देखो वर्ग 13 और वर्ग 14, इन दोनों की बात जो है क्लास 11th में कर ली जाती है।
वर्ग 13 और वर्ग 14 की बात क्लास 11th में कर ली जाती है। वर्ग 15 से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th में। ओके, क्लास 12th में हम लोग शुरू करेंगे वर्ग 15 से। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ग 15 से क्या है, कैसे हैं, उनके गुण क्या है, उनके परमाणविक गुण किस प्रकार से होंगे, इन सभी चीजों का बिल्कुल विवरण और बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व में कौन कौन से होंगे? तो तत्व पहला, सबसे पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इस प्रकार से है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7, फास्फोरस का 15। ओके ना, यहां +8 करना पड़ता है, फिर +18 करो तो कितना हो जाएगा? 33, फिर +18 करो तो कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, 51 हो गया। अब फिर यहां पर हम लोग +32 कर दें, यहां अगर हम लोग तो यह कितना हो जाएगा? 83। ओके, इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं कि 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32, इस प्रकार से जोड़ दोगे तो परमाणु संख्या किसी भी वर्ग में निकल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे। अब इन सब का नाम आपको बता चुके हैं। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी और ये बिस्मथ। ओके, सभी का नाम हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ बात करें नाइट्रोजन की, बात कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसको अगर हम लोग अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखेंगे तो 1s2 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हीलियम लिखते हैं। ओके, 1s2 के लिए हीलियम लिखते हैं, बाकी इन सभी को लिख देंगे। तो 2s2 2p3। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते चलो, तो आगे बढ़े हम लोग तो इसके लिए लिखेंगे नियॉन 3s2 3p3। फिर यहां आर्सेनिक की बात कर लें तो यहां पर लिखेंगे आर्गन। ओके, आर्गन हो जाएगा 3d10 4s2 4p3। ओके, क्योंकि होता क्या है कि ये 3d जो होता है 4s के बाद आता है, लेकिन यहां पर सही तरीके से दिखे, सही अरेंजमेंट में दिखे, बस इसी वजह से हम यहां पर क्या करें कि 3d को पहले लिख दें और 4s2 4p3 को एक साथ लिख दिए। फिर यहां आर्गन के बाद आएगा आपका क्रिप्टन। क्रिप्टन के साथ यहां लिखे हम लोग, तो ये लिखेंगे हम लोग 4d10 5s2 5p3। और फिर इसकी बात करें तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग जेनन। ओके, जेनन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो 4f14 5d10 6s2 6p3। ओके, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन सब का हम लिख लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जरूरत क्या था और इसकी कहानी क्या क्या होगी उसकी हम लोग बात कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रहने देते हैं ऐसे, और अब हम लोग कहानी इस पर लिखेंगे। तो क्या क्या कहानियां लिखी जाएंगी, चलिए उसकी बात कर लेंगे, क्या क्या कहानी होगा। तो देखो एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने का हम लोग को कोशिश करना है। ओके, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख दिए। अब इसमें आप एक चीज गौर करो। गौर आपको क्या करना है? तो आप यहां देख सकते हो कि अंतिम कक्षा 2s2p दो उपकक्षक हैं, लेकिन ये किस कक्षा से बिलोंग कर रहे हैं? किस कक्षा में है ये? दूसरे कक्षा में। ओके, उसी प्रकार से अगर बात करें तो ये किस कक्षा में है? तीसरे कक्षा में।
ये चौथे कक्षा में, ये पांचवी कक्षा और ये छठे कक्षा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर इस बात को ध्यान रखना, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। और उसके बाद अब हम लोग यहां पर कुछ कुछ लिख लें इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि इनका आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बालक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, तो देखो 2 + 3 5, इस वाले में भी 5, मतलब सभी में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5। अब अगर संयोजकता की बात कर लें तो संयोजकता इसकी क्या होगी, 3 होगी। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, यानी अंतिम कक्षा में 8 बनाने के लिए ये क्या करेगा, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लियर है, अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रहण की जाती है या त्याग किया जाता है जिससे अष्टक पूर्ण हो सके, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। तो संयोजकता हम लोगों का यहां पे हो गया। अब यहां पर संयोजी सेल, संयोजी सेल या संयोजी कक्षा का विन्यास, डायरेक्ट लिखते हैं विन्यास। क्या हो गया विन्यास, तो इसका विन्यास होगा संयोजी कक्षा। देखिए तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। अंतिम कक्षा ये है ना, तो इसी को ना संयोजी कक्षा कहेंगे। तो संयोजी कक्षा में यहां पर क्या है, NH2, यहां इससे हम लिख दें कि NH2 NP3। संयोजी कक्षा का विन्यास ये हो गया, NH2 NP3। ओके, तो ये हम लोगों का बेसिक डिस्कशन हो गया वर्ग 15 के तत्वों से। वर्ग 15 के तत्वों में क्या क्या बातें होंगी, अब आगे की कहानी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए अब आगे की कहानी क्या क्या होगी। तो अब हम लोगों को जानना होगा कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब जो वर्ग 15 के तत्व हैं इनका स्रोत क्या है, इनके परमाणविक एवं भौतिक गुण क्या हैं, उन सब की चर्चा हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन सब को। ओके, और इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। अब आइए हम लोग बात करें यहाँ पर कि ये जो तत्व हैं, क्लियर, ये जितने भी तत्व हैं वर्ग 15 के, ये तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी इसके स्रोत की बात कर ले। तो अगर स्रोत के बारे में लिखें, यानी इसकी उपलब्धता कहाँ पर होगी, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर ले। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा, तो नाइट्रोजन हम लोग को वायुमंडल में लगभग 78% उपलब्ध है। ओके, वायुमंडल में, वायुमंडल में 78% आयतनानुसार। आयतनानुसार नाइट्रोजन की बात हो गई। फिर इसके बाद अगली बारी है नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस की। तो फास्फोरस एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। एपेटाइट परिवार, ओके, एपेटाइट परिवार में पाया जाता है। एपेटाइट नॉर्मली आयरन का होता है।
इन सब का होता है। इसके बारे में बड़ा सा फॉर्मूला होगा, उसको उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है हम लोगों को कि फास्फोरस जो है वो एपेटाइट में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करें अगर हम लोग आगे कि फास्फोरस और कहाँ पाया जाएगा, तो फास्फोरस की अगर बात करते हो तो ये चट्टानों में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। दो सोर्स बता दिए। हाँ, नाइट्रोजन का एक सोर्स हमसे बच गया, ये आपका NaNO3 में, जिसको हम लोग चिली साल्ट पीटर कहते हैं, और KNO3 में भी पाया जाता है नाइट्रोजन जो है, KNO3, जो कि जिसको हम लोग इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। ओके, और इसके बाद आर्सेनिक की बात कर लो। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ। तो ये तीनों जो है ये सल्फाइड और सॉरी मतलब हाँ सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अयस्क के रूप में, ये तीनों जो है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तीनों जो है सल्फर और ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों किस रूप में पाए जाएंगे, तो अयस्क के रूप में सल्फर और ऑक्सीजन के साथ ये पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे की कहानी हम लोग लिखे, तो आगे अब हम लोगों का क्या है, तो आगे अब हम लोगों को जानना है परमाणविक गुण। ओके, तो परमाणविक गुण क्या है एक एक करके आपको हम समझाएंगे। इसको हम अभी नहीं मिटाएंगे, उसको रहने देते हैं, यहीं पर साइड में सारा चीज कर लेंगे हम लोग। देखो यहां हम लोग बात करें परमाणु गुण या फिर परमाणविक गुण की बात कर ले अगर हम लोग, ठीक है, तो परमाणविक गुण में हम लोग का जो सबसे पहला गुण है वो है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। इन दोनों को जानना जरूरी होता है। परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, तो ये क्या है आपका परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो आपको बताते हैं परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हम कहानी अच्छे तरीके से समझा दें कि देखो परमाणु त्रिज्या क्या कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक से, किसी भी परमाणु के नाभिक से परमाणु का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये एक हो गया परमाणु, तो इस परमाणु में यहां से लेकर के यहां तक की जो बीच की दूरी होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे। ओके, और जब किसी आयन की बात करेंगे, आयन के रूप में होगा, तो आयनिक त्रिज्या कहेंगे। ओके, तो यहां पर हम आपको बताएं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो अब यहां पे है कि परमाणु त्रिज्या का क्या यहां पर क्रम होगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा और क्यों होगा। तो यहां पर हम आपको समझाते हैं कि देखिए अगर नाइट्रोजन की बात करते हो, अच्छे तरीके से इसको समझना है बाबू हम लोगों को, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ये हो गया केंद्र। ओके, तो नाइट्रोजन में कितने कुल कक्षा है, तो दो। ओके, पहला कक्षा और फिर ये दूसरा कक्षा। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, फिर दूसरा कक्षा, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, दो कक्षा है। फिर वही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में कुल कितने कक्षा हैं, तीन कक्षा हो गई। फिर वही बात करें हम लोग आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक में कुल कितने कक्षा है, 4 कक्षा है। फिर एंटीमनी में कितने कक्षा है, 5। ओके, यहां पे देख सकते हो कि जैसे जैसे
कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। ओके, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि यहां जो है आपका ये परमाणु त्रिज्या जो है वो कक्षाओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या हो रहा, बढ़ रहा। ओके, यानी यहां पर हम लोगों का क्या रहा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आने पे क्या हो रहा है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु में यानी तत्व के परमाणु में यहां पर कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो आइए क्रम को लिख लें हम लोग यहां पर कि क्रम क्या होगा। देखिए क्रम क्या होगा, सबसे छोटा कौन होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी और एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ। तो ये हो गया क्रम। ये आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों के लिए वैलिड है। आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या दोनों के लिए, अगर आयन के रूप में लिखोगे तो N3 माइनस, P3 माइनस, AS3 माइनस, SB3 माइनस, Bi3 माइनस, ये होता है क्रम आयन के रूप में। अगर आयनिक त्रिज्या का क्रम लिखने बोला तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर परमाणु त्रिज्या का क्रम लिखने बोला तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हो गया परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का क्रम। और कारण क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि कारण क्या, क्यों ये बढ़ रहा, तो बोलेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं के कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, इसी वजह से क्या बोल रहे हैं हम लोग कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा। क्लियर होगी बात। तो अब हम लोग यहां पर परमाणु त्रिज्या का बात कर लिए, आयनिक त्रिज्या का भी बात कर लिए। अब अगला आता है आयनन ऊर्जा। ओके, तो चलो आयनन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। दूसरा गुण हो जाएगा हम लोगों का आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा दूसरा गुण हो गया। अब आयनन ऊर्जा जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ओके, तो आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये क्या ऊर्जा है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसको पहले हम परिभाषित आपके लिए कर देते हैं, समझा देते हैं कि किसी भी परमाणु के गैसीय अवस्था में आ जाने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कराने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है उस ऊर्जा को हम लोग आयनाइजेशन ऊर्जा कहते हैं। ओके, आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी भी एक गैसीय परमाणु से के बाहरी कक्षा से, किसी भी एक गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा उसको दी जाती है उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब ये आयनन ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक से कितना मजबूती से बंधा है। अब जैसे यहां पर हम आपको समझाएं, देखिए ये हो गया नाभिक, इस प्रकार से ये एक मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। ठीक है, अब बात करें यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, तो दोनों में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी किसमें ज्यादा है,
इस वाले स्थिति में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा है। तो ये यहाँ पे जो बल काम करता है कौन सा, विद्युत बल काम करता है। और बल बराबर क्या होता है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। मतलब दूरी जितनी अधिक होगी, दूरी और बल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना ही कम होगा, आकर्षण बल जो है वो उतना ही कम होगा। ओके, तो यहां पर दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा। और जब ये कम होगा बच्चे, तो आबंध इन दोनों के बीच का जो है कमजोर होगा। आकर्षण कम है ना, तो कमजोर है। तो जब कमजोर होगा तो इसको तोड़ने में क्या होगा, कम ऊर्जा देना पड़ेगा। किसके अपेक्षा में, इसके अपेक्षा में। ओके, यानी यहां पे कह सकते हो कि आयनन ऊर्जा जो है वो परमाणु के आकार पर निर्भर करेगा, परमाणु के त्रिज्या पर निर्भर कर रहा होगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, परमाणु के त्रिज्या पर। अगर परमाणु का त्रिज्या अधिक होगा तो आयनन ऊर्जा कम होगा, क्योंकि त्रिज्या अधिक होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण कम हो जा रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ जा रही है दोनों के बीच की। तो कम हो जाने की वजह से उनके बीच का आबंध कमजोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से कम ऊर्जा देकर भी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करा सकते हैं। परंतु जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होगी तो वहां पर आकर्षण बल अधिक होगा, और आकर्षण बल अधिक होने की वजह से उनको, उनके आबंध को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, और इसी वजह से आयनन ऊर्जा यहां पे क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयनन ऊर्जा वैसे वैसे घटेगा। ओके, तो यहां पर हम उस चीज को लिख भी देते हैं। देखिए, ये आयनन ऊर्जा जो है किसके साथ व्युत्क्रमानुपाती है, तो आयनन ऊर्जा जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके साथ, तो हम यहां पर परमाणु त्रिज्या, जिसकी परमाणु त्रिज्या जितनी अधिक होगी आयनन ऊर्जा उतना कम होगा, और परमाणु त्रिज्या कम होगा तो आयनन ऊर्जा अधिक होगा। ये संबंध याद रखिएगा, आपके काम आएगा। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा, यहाँ पे आकार बढ़ रहा, परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा, मतलब आयनन ऊर्जा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर किसका, एंटीमनी, फिर किसका, बिस्मथ का। ओके, तो सबसे कम ऊर्जा किसमें देना होगा, बिस्मथ में। क्यों, क्योंकि उसका सबसे अधिक, सबसे बड़ा आकार है। ओके, उसका सबसे बड़ा आकार है, इस वजह से यहाँ पे आपको कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ये आयनन ऊर्जा का कहानी था। आयनन ऊर्जा क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आयनन ऊर्जा का तुलना कीजिए, वर्ग 15 के तत्वों के आयनन ऊर्जा का तुलना करना है वर्ग 14 के तत्व से और वर्ग 16 के तत्व से। इन दोनों के तत्वों से तुलना करनी है। तो एक एक तत्व लेते हैं। पहले वर्ग 14 का तत्व लेते हैं। वर्ग 14 का तत्व कार्बन है, तो 1s2 2s2 2p2। वर्ग 14 का तत्व देखो क्या है, इस प्रकार से 2 है। ओके, अंतिम यहां पे p में, p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। p उप कक्षा में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस प्रकार से। ओके, जबकि वहीं अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ उसकी तुलना करें तो लास्ट में 2p3 है। तो यहाँ पर देखो तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बराबर मात्रा में बटा हुआ है तीनों यहाँ पर ऑर्बिटल में। ओके, जिसको कक्षक कहते हैं। तो तीनों ऑर्बिटल में वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा है, जबकि यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली है। तो चूंकि है क्या यहाँ पर कि जब हम वर्ग 15 के तत्व को देख रहे हैं तो उसमें जो p कक्षक है वो अर्धपूरित है।
जो पी कक्षक है वो क्या है, अर्धपूरित है। ओके, जबकि यहां पर क्या है, आंशिक रूप से पूरित है। ठीक है, तो हम लोग ये परमाणु संरचना में इस बात का डिस्कशन कर चुके होंगे कि आपका जो ये होता है अर्धपूरित कक्षक जो होता है, अर्धपूरित ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा अस्थाई होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, वो ज्यादा अस्थाई होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा है, जबकि यहां पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा नहीं है, तो इनमें अस्थायित्व, अस्थिरता ज्यादा है। जब बराबर मात्रा में, मान लो किसी एक आदमी के 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हो, और क्या हो कि तीनों लड़कों में बराबर मात्रा में अगर धन का बंटवारा कर दिया जाए तो तीनों लड़कों में लड़ाई नहीं होगा, बराबर बंटवारा हो गया तो क्या हो गया कि तीनों शांतिपूर्वक जीवन जी रहे, स्थिरता है। लेकिन यहां पर क्या है कि मान लो कि अब क्या हुआ कि 3 लड़के हैं, लेकिन उसमें 2 ही को संपत्ति दिया गया, तीसरे को नहीं दिया गया। देख रहे हो, 2 को दिया गया, तीसरे को नहीं दिया गया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी ना, अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है, अस्थिरता आ जाएगी, जिसकी वजह से ये अस्थिर होगा। जबकि यहां पर बराबर बंटवारा है तो ये इसमें क्या होगा, स्थिरता होगा। ओके, 3 लड़के 1 2 3 और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया, जबकि यहां पर 3 लड़के 1 2 3, जिसमें 2 को दिया गया, तीसरे को कुछ नहीं दिया गया, तो इसमें अस्थिरता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर बंटवारा होने की वजह से पी कक्षक में वर्ग 15 के तत्व वर्ग 14 के तत्व से ज्यादा अस्थाई हैं, और अधिक अस्थाई होने की वजह से, अधिक अस्थायित्व होने की वजह से इनकी आयनन ऊर्जा जो होगी वर्ग 14 के तत्व से क्या होगा, अधिक होगा। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि वर्ग 14 के तत्व से क्या होगा, अधिक होगा वर्ग 15 के तत्व का आयनन ऊर्जा, है ना। आयनन ऊर्जा की बात करें तो वर्ग 14 के तत्व से अधिक होगा वर्ग 15 के तत्व का। और रीजन भी आप दोगे, क्यों, रीजन ये होगा, आंसर क्या दोगे, तो आंसर ये होगा बालक कि वर्ग 15 के तत्वों में जो पी कक्षक है वो अर्धपूरित है, इसकी वजह से इसमें अस्थायित्व अधिक है, और जो अस्थाई है उसमें से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वर्ग 16 के तत्व से भी तुलना कर लें, वर्ग 16 के तत्व से भी अगर हम लोग यहां पर तुलना करें तो वर्ग 16 का तत्व कौन सा ले लें, चलो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका लिख लें 1s2 2s2 2p4। ओके, 2p4, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो 1 2 3 4। अब यहां भी देखो फिर से वही बात कि 3 लड़के हैं, ये 3 लड़के हैं, 3 घर था, 3 लड़के हैं, लेकिन उसमें से एक लड़के को ज्यादा संपत्ति दे दी गई। ठीक है, मान लो कि अपने पास 3 लड़के, एक घर में 3 लड़के हैं और उन्हें बंटवारा हो रहा है, तो बंटवारा हो रहा तो यहां पर क्या है कि देखो एक को 2 दे दिया गया, एक को 1 और एक को 1, है ना। एक को ज्यादा संपत्ति दे दी गई और बाकी दोनों को क्या है, क्या कम संपत्ति दिया गया, तो फिर से क्या होगा, अस्थिरता आएगी, फिर से झंझट फैलेगा। ओके ना, फिर से झंझट फैलेगा, तो उसके तुलना में ये क्या होगा, ज्यादा अस्थायी होगा, क्योंकि इसमें बराबर बंटवारा है तो स्थिरता है। ओके, तो ये बात यहां पर आपको हम समझा रहे हैं कि जब अस्थिरता अधिक होगा तो अस्थिरता होने की वजह से आयनन ऊर्जा वहां पे कम होगा, क्योंकि पहले से अस्थिर है, ये चाहेगा कि स्थिर हो जाए। स्थिर जैसे इसको ज्यादा मिला तो इसको भी क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा। अब तीनों बराबर हो गया तो तीनों में स्थिरता आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करना चाहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, जल्दी करना चाहेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा
और ग्रहण करके यहाँ पे क्या करेगा कि तीनों को बराबर कर देगा। तो इसमें स्थिरता ज्यादा है। ओके, चलिए, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि वर्ग 16 के तत्व के अपेक्षा में भी क्या होगा, वर्ग 15 के तत्वों का आयनन ऊर्जा जो होगा वो अधिक होगा। तो वर्ग 15 और वर्ग 16 दोनों के तत्वों की अपेक्षा में क्या होगा, आयनन ऊर्जा अधिक होगा। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो आयनन ऊर्जा हम लोग कर लिए। अब आगे बात करते हैं, आगे की कहानी हम लोग करें। तो अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। ओके, तो चलो शुरू करें विद्युत ऋणात्मकता। इसको मिटा देते हैं हम। तीसरा है विद्युत ऋणात्मकता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी बात कर ले हम लोग। तो देखो यहाँ पे आपको हम समझाएं कि विद्युत ऋणात्मकता का सबसे पहले तो परिभाषा आपको हम समझा देते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता वह गुण होता है जिससे दो परमाणु आपस में जब एक सहसंयोजक आबंध से जुड़े रहते हैं। ओके, दो परमाणु आपस में सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और क्लोरीन परमाणु, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आबंध बनाए, इस प्रकार से आबंध बनाए हैं। और यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आबंध जो है वो सहसंयोजक आबंध है और साझा करके दोनों साझा करके आबंध बनाए हैं। तो ये जो साझा हो करके आबंध बना, ओके, अब इसमें क्या होगा कि कोई एक प्रबल होगा और प्रबल होने के बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा है, जो घनत्व है, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यानी अगर हम HCl अणु का ये एक रूप बनाए जिसमें हाइड्रोजन इस तरफ हो, क्लोरीन इस तरफ हो, तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। ओके, इस प्रकार से। और हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, इस प्रकार से। तो वह गुण किसी भी परमाणु का जिससे आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ग्रहण नहीं करता है। याद रखना, ग्रहण वाली बात यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, आकर्षित करती है सिर्फ अपनी तरफ। तो आकर्षित करके रखे रहता है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। साझा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करके रखना, इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता हम लोग कहते हैं। क्लियर हो की बात, इसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब आगे आपको बताया, तो चलिए विद्युत ऋणात्मकता हो गया। तो ये विद्युत ऋणात्मकता किस पर निर्भर करेगा, तो आकर्षण करना है। कोई भी परमाणु बाहर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा, तो किस आधार पर आकर्षित कर रहा होगा। अब आधार क्या होगा, चलो उसको समझाएं हम आपको। देखो, दो फिगर लेते हैं हम परमाणु का, एक ये फिगर हो गया और एक ये फिगर हो गया। अब बाहर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहां पर और इसके लिए यहां पर, दोनों के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर में उपस्थित है। उसको आकर्षित करना है, परमाणु को क्या करना है, आकर्षित करना है अपनी तरफ। तो कौन आसानी से आकर्षित कर सकता है, ये करेगा या ये करेगा, दोनों में से कौन आकर्षित करेगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो ये कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है और यहां पर जो नाभिक में प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी किसमें अधिक है। जिसमें दूरी अधिक होगी
उसमें आकर्षण कम होगा, और जिसमें दूरी कम होगी उसमें आकर्षण ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ओके। जिसमें दूरी अधिक होगी उसमें आकर्षण कम होगा, और जिसमें दूरी कम होगी उसमें आकर्षण ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो देखो यहां पे इसमें क्या होगा, इसमें दूरी ज्यादा है, इसमें दूरी कम है, तो ज्यादा आकर्षित ये कर पाएगा, मतलब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हुआ? ये हुआ। यानी विद्युत ऋणात्मकता भी किस पर निर्भर करेगा? तो परमाणु के आकार पर। जिस परमाणु का आकार छोटा होगा वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, जिस परमाणु का आकार ज्यादा बड़ा होगा वो कम विद्युत ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात? कम विद्युत ऋणात्मक होगा। तो चलो यहां पर उस बात को हम लोग लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे। तो लिख दें हम यहां पर कि विद्युत ऋणात्मकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु त्रिज्या की। जिसका जितना छोटा परमाणु त्रिज्या उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। ओके, मतलब यहां पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है क्योंकि इसका सबसे न्यूनतम आकार है यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का ये क्रम हो गया। आगे बात समझ में, ये हो गया विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। अब आगे बात करें, चलो आ जाओ यहां पे। अगला विद्युत धनात्मकता की बात कर लेते हैं। चौथा गुण, तो विद्युत धनात्मकता जस्ट उल्टा हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता का वहां पर आकर्षित करने का क्षमता, यहां पर क्या विकर्षित करने का क्षमता या त्यागने का क्षमता। धनात्मकता विद्युत धनात्मकता। ओके, तो चलिए इसकी बात कर ले, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। विद्युत धनात्मकता जो होगा वो समानुपाती होगा परमाणु त्रिज्या का। परमाणु त्रिज्या का समानुपाती होगा, और यहां पर हम लोग लिख ले तो क्रम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक, आर्सेनिक, एंटीमनी, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फिर बिस्मुथ। तो ये हो गया क्रम। समझ गया आप लोग? ये क्रम हो गया। अब इसके बाद अगली हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता उसकी भी बात कर लेते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं हम लोग। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होगी? जिस प्रकार से अभी हम लोग बात किए थे विद्युत ऋणात्मकता की, तो विद्युत ऋणात्मकता में आकर्षण का बात किया जा रहा था। आकर्षण कि कौन कितना ज्यादा आकर्षित करेगा। अब यहां पर क्या है? तो यहां पर है कि परमाणु को आकर्षित तो करना ही है, सॉरी परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तो करेगा, लेकिन यहां पर जो है अब ग्रहण की बात करनी है कि ग्रहण कैसे कर रहा। ओके, तो यहां पे ग्रहण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलो देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण की जाती है कैसे। तो मान लेते हैं ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक यहां दे दिए, एक यहां दे दिए। अब बताओ आसानी से कौन ग्रहण करेगा? तो आसानी से तो वही ग्रहण करेगा जिसके नाभिक की दूरी परमाणु से कम होगी। तो इसकी नाभिक की दूरी परमाणु से कम है, नजदीक है नाभिक,
इस वजह से आसानी से आकर्षित कर लेगा अपने बाहरी कक्षा में, और बाहरी कक्षा में आकर्षित करके इसको यहाँ पे ग्रहण कर लेगा। और ये क्या करेगा, ये मुश्किल से ग्रहण करेगा, इसके अपेक्षा में तो ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा, यहाँ पे आकर्षण कम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी क्रम क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो संबंध होगा परमाणु त्रिज्या के साथ, वो परमाणु त्रिज्या के साथ कैसा होगा, ये भी उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्रम को लिख लें। क्रम क्या है, क्रम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्रम की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, घटेगा। कारण क्या देंगे, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित नहीं हो पाएगा, ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु त्रिज्या बढ़ने से घटेगा। क्लियर है। तो ये हम लोगों के कुछ परमाणु गुण हो गए। ओके, परमाणु गुण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगला वीडियो जो हम लोग का होगा उसमें हम आपसे बात करेंगे भौतिक गुण की, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे हम रासायनिक गुण की, जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था का चर्चा किया जाएगा। ओके, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।